everyone, welcome to your favorite class. Today we are studying next part of the chapter 1 of history, the French Revolution. Now we are start the chapter. In this screen we show that this poor fellow brings everything, grain, fruit, money, salad. The fat lord sits there ready to accept it all. ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ लॉक। देखो इसमें ये स्टोरी बताई हुई है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक पर्सन जो कि काफ़ी लॉर्ड मतलब एक अमीर रिच टाइप का पर्सन है, वो इस तरह से बैठा है और एक सामने जो है ये पुअर पर्सन है। ठीक है, ये इसके पास अपना ग्रेन, फ्रूट, अनाज सब कुछ जो है वो लेकर आया है इसको देने के लिए, और ये लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको कोई मतलब नहीं है कि ये वाला जो पर्सन है ये सभी चीज़ें इतनी मुश्किल से कैसे अर्न करता है, बट इसको लेना है। ये जो पिक्चर है ये हमें शो कर रही है कि ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, फ्रांस की गवर्नमेंट उस टाइम की, और ये थर्ड स्टेट का पर्सन है जिसको क्या देना पड़ रहा है, टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, जिसको टैक्स पे करना पड़ रहा है। एक्टिविटी में दिखाया हुआ है आपको, ये देखो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, द पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग ग्रेन। जो पुअर है ये अपने पास लेकर खड़ा है ग्रेन, फ्रूट, मनी, सैलेड। द फ्लैट लॉर्ड, ये जो लॉर्ड बना हुआ है ये लेने के लिए रेडी है। द नॉबलमैन इज़ द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई। अब यहाँ पर जो राइटर है उसने बोला है कि जो ये नॉबलमैन है, जो ये नॉबलमैन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये कौन है, एक स्पाइडर है, और ये क्या है, फ्लाई। फ्लाई मीन्स मक्खी। अब ऐसा क्यों कहा राइटर ने कि ये जो नॉबलमैन है वो एक स्पाइडर है, मकड़े की तरह है, और ये एक मक्खी की तरह है। देखो मकड़ा, स्पाइडर कौन होता है, जो मक्खी को, फ्लाई को क्या कर लेता है, खा लेता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो पर्सन है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इस पुअर पर्सन को खा लेता है। खा लेने का इन द सेंस कि पुअर पर्सन को मैक्सिमम क्वांटिटी में टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। देखो, द मोर द डिवल्स हैज़ द मोर ही वांट्स। अब ये खजाना भरा हुआ पड़ा है, और ये जो पर्सन है, ये पर्सन, इस पर्सन के लिए ये खजाना ऐसे है जैसे राक्षस को जितना मर्जी दे दिया जाए खाने के लिए, वो उसका पेट कभी नहीं भरता। सेम ऐसे ही ये चीज़ दिखाई गई है। अब देखो एक्टिविटी में क्या दिया आपको, एक्सप्लेन वाई द आर्टिस्ट हैज़ प्रोटेस्ट द नॉबलमैन एज द स्पाइडर। अब यहाँ पर आपके लिए एक्टिविटी है कि जो आर्टिस्ट है, जो बनाने वाला है, उसने नॉबलमैन को स्पाइडर क्यों कहा है, और पीजेंट किसान को फ्लाई मक्खी के रूप में क्यों दिखाया है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है अपनी लाइफ को स्पेंड करना, जीना। ठीक है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब अपनी लाइफ को जीने के लिए हमें क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या संघर्ष करना पड़ता है, किस टाइम पर, फ्रांस के टाइम पर। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहे हैं कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। कल हमने स्टडी किया था कि फ्रांस में 3 स्टेट में बटा हुआ था फ्रांस, ठीक है, और थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना पड़ रहा था। तो उस सिचुएशन में फ्रांस की कंडीशंस जो थी काफ़ी मतलब ख़राब टाइप की थी। उस समय पर लोग जो थे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे अपने सर्वाइव के लिए। वो कितना स्ट्रगल कर रहे थे वो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। उस समय पे जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन हो चुकी थी 1715 में। 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, जो 1789 में इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई, 28 मिलियन होगी। द लीड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन। नेचुरली सी बात है कि अगर जब इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डिमांड ऑफ फॉर फूड ग्रेन भी इंक्रीज़ होगा।
क्योंकि लोगों को खाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, उसकी डिमांड जितनी इंक्रीज हो रही थी, बट जो प्रोडक्शन है वो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट क्या थी? उस समय के लोगों के लिए असेंशियल जो डाइट थी वो ब्रेड था, ठीक है। और वो ब्रेड की जो डिमांड थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और डिमांड के इंक्रीज़ होने पे क्या हो रहा था, वहाँ उसके जो प्राइजेस थे वो भी इंक्रीज़ हो रहे थे। मोस्ट वर्कर वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने दुकानों पर, शॉप्स पे काम करना शुरू कर दिया था ताकि वो उनको एक फिक्स वेजेस जो है मिल सके। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि वहाँ के लोगों के पास लैंड नहीं थी, और जिन लोगों के पास थोड़ी सी लैंड थी उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हुए थे जो वो पे नहीं कर पा रहे थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइजेस। बट सैलरी भी जो मजदूरी उनको मिल रही थी वो भी इतनी नहीं बढ़ पा रही थी जितने की प्राइजेस इंक्रीज हो रहे थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइंडेड। जिस तरह इससे क्या हुआ कि जो पुअर लोग थे और रिच लोग थे उनके बीच का जो गैप था वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा था। मीन्स पुअर जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, और जो अमीर थे, रिच थे, वो और भी रिच होते जा रहे थे, रिचेस्ट होते जा रहे थे। थिंग्स बिकम वर्स व्हेन एवर ड्राउट और हीट रिड्यूस द हार्वेस्ट। देखो कंडीशंस और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाता था, ठीक है, और हीट की वजह से जो हार्वेस्ट जो हमारी फसल थी वो ख़राब हो जाती थी। द लीड टू द सबस्टांसिस क्राइसिस, समथिंग द occurred frequently in the France during the ओल्ड रेजिमा। देखो ओल्ड रेजिमा का क्या मतलब है कि जो पुराने समय का राजतंत्र था उस समय पर जो ये सबस्टांसिस क्राइसिस आई, ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, लोगों को अपना लाइफ को स्पेंड करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। देखो यहाँ पर कीवर्ड में आपको क्लियर बताया हुआ है कि सबस्टेंसेस क्राइसिस क्या होते हैं। सबस्टेंसेस क्राइसिस देखो, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered। मतलब जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जैसे खाना है, रहने के लिए घर है और पहनने के लिए कपड़े हैं, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। तो जब ये बेसिक नीड खतरे में पड़ जाती हैं, बेसिक नीड्स हमें प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, उस समय पर क्या हो जाता है? सबस्टेंसेस क्राइसिस, यानी कि जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट जो आपको कीवर्ड न्यू वर्ड दिया हुआ है वो है एनोमियस। एनोमियस मतलब होता है जिसको कोई नहीं जानता। वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, मतलब कोई भी ऐसा नाम जिसको कोई नहीं जानता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो हाउ आर सबस्टांसिस क्राइसिस हैपन। अब जो सबस्टांसिस क्राइसिस हमने पढ़े हैं वो किस तरह से एक्कर होते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं। फर्स्ट, बैड हार्वेस्ट, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, ठीक है, डिसीजेस, एपिडेमिक्स। अब इसमें क्या है, 5 बॉक्स जो है हमारे पास खाली हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक एक्टिविटी में इन 5 बॉक्स में फिल करने के लिए मैटर दिया हुआ है। अब आप इस बॉक्सेस को फिल करेंगे। आप सोचिए कि इसमें क्या आएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी और अच्छी सी वीडियो ला सकूं, जिसमें कि मैं आपकी स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकूं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो अभी आपने सोच लिया होगा कि इन बॉक्सेस में क्या आता है, मैं आपको क्लियर करवाती हूँ कि इन बॉक्सेस में क्या आएगा। देखो फर्स्ट,
बैड हार्वेस्ट, जब फसल खराब हो जाती है तो क्या होता है? आप सोचो, जब हमारी फसलें खराब हो जाती हैं तो क्या होगा? फसलें खराब होंगी तो नेचुरली है कि हमारे पास अनाज नहीं होगा, अनाज की दिक्कत आ जाएगी। तो आपका ये जो पॉइंट है स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, ये आपका फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। यानी अब हमारे पास क्या हुआ कि अनाज की कमी हो गई, ठीक है। बैड हार्वेस्ट, फसलें खराब हुई जिससे कि अनाज की कमी आ गई हमारे पास। और अनाज की कमी आने से क्या होगा? नेचुरली है कि प्राइजेस जो हैं अनाज के बढ़ जाएंगे। तो राइजिंग फूड प्राइजेस ये आपका सेकंड बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब राइजिंग फूड प्राइजेस, जैसे ही फूड प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज प्राइजिंग, प्राइजिंग इंक्रीज होंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट में आपने भरा स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, सेकंड में राइजिंग फूड प्राइजेस, ठीक है। अब फूड प्राइजेस तो बढ़ गए, अब क्या होगा कि खाने के लिए मिलेगा नहीं, पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उससे वीकर बॉडीज हो जाएंगी, और वीकर बॉडी क्या होगी? फिर वो सहन नहीं कर पाएगी, और उसके बाद क्या होगा? इन फूड रॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जब एपिडेमिक्स आएगा तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डेथ, यानी कि जो आजकल हो रहा है। अब आप कहोगे मैम आजकल कैसे हो रहा है? ठीक है, देखो अभी इस टाइम पर अगर हम बात करते हैं अपने देश की, तो देश में क्या हो रहा है? कोरोना है, ठीक है। कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि सभी काम जो है वो बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है चारों तरफ, जिससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम हो रहा है, और जो प्राइजेस हैं प्रोडक्ट के वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को, असेंशियल चीज़ को ले लो, फ्रूट, वेजिटेबल, सबके प्राइजेस क्या हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। और प्राइजेस इंक्रीज़ होने से क्या है? बट जितने प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या सैलरीज उतनी इंक्रीज़ हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से क्या आ रहा है? प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट जो है प्रॉपर रूप से प्रॉपर कवर नहीं कर पा रही है, ठीक है, जिससे क्या है? डेथ रेट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। चलो हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। ग्रोइंग मिडिल क्लास इमेजेस एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक मिडिल क्लास किस तरह से आगे आई, उसने किस तरह से अपने राइट का यूज़ किया, ठीक है। मतलब आने वाले टाइम में जो मिडिल क्लास है उसने किस तरह से अपने आप को प्रूव किया। इन द पास्ट पीजेंट एंड द वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स फूड स्कार्सिटी। देखो इसमें क्या बताया हुआ है कि इन द पास्ट में जितने भी पीजेंट हैं, किसान हैं हमारे, उन्होंने क्या किया? किसान और वर्कर्स ने रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स, मतलब जो टैक्सेस बढ़ गए थे और जो फूड सिक्योरिटी, जो खाने की कमी हो रही थी, उसका विरोध किया। बट दे लैक द मीन्स एंड द प्रोग्राम्स टू कैरी फुल स्केल मीजर एंड वुड ब्रिंग अबाउट द चेंज सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। बट वो इतने सॉलिड नहीं थे, उनके पास कोई अच्छे से प्रोग्राम नहीं थे, कोई प्लान नहीं था जिसकी वजह से वो प्रॉपर चेंज ला सकते सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर में, मतलब समाज और अर्थव्यवस्था में चेंज ला सकते। दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम द प्रॉस्पेरिटी एंड हैड एक्सेस टू द एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। देखो जब उनके पास कोई सॉलिड आइडियाज़ नहीं थे तो क्या होता था, कुछ टाइम पे वो अगेंस्ट होते थे, बट कुछ टाइम बाद उनका जो भी आंदोलन था, जो भी अगेंस्ट वर्किंग करते थे, वो सब बंद हो जाती थी। लास्ट में क्या हुआ कि उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक ग्रुप आया जो कि था थर्ड स्टेट का, जिसने अपने आप को प्रूव किया कि उसके पास एजुकेशन है, शिक्षा है और न्यू आइडियाज़ हैं, नए नए आइडियाज़ हैं। देखो हिस्ट्री को आप एक स्टोरी की तरह पढ़ो तो आपको बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगेगी, बट अगर आप लाइन टू लाइन रट्टाफिकेशन करोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या बताया, जैसे ही न्यू जनरेशन आती है, न्यू जनरेशन के पास क्या होते हैं? नए आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम अपने घर से एग्जांपल लेते हैं, हमारे फादर हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं, बट जैसे ही कोई बच्चा एजुकेशन लेकर आगे आता है
तो वो क्या करता है, अपने फादर को नए नए आइडियाज़ देता है। सेम उसी तरह से जो थर्ड स्टेट थी, उस थर्ड स्टेट में क्या हुआ कि जो न्यू जनरेशन आई उनके पास काफ़ी न्यू आइडियाज़ थे। तो उन्होंने कहा कि इस बार हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ में अपनी बात को रखेंगे। The 18th century witnessed the emergence of social group termed in the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade from the manufacturing of goods such as woolen and silk textile। अब यहाँ पर बात की उन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर किस तरह से एक सामाजिक ग्रुप बना जिसने क्या, जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। इसके अंदर ट्रेडर्स आते थे, मैन्युफैक्चरर्स आते थे जो गुड्स को बनाते थे और मार्केट में सेल कर देते थे। वूलन एंड सिल्क की टेक्सटाइल का वर्किंग की जाती थी, जिससे क्या था कि इस सोसाइटी के जो मेंबर थे वो काफ़ी रिच थे। In addition of merchant and manufacturer, the third state include professions such as lawyers and administration official। अब इसमें थर्ड स्टेट में भी रिच लोग थे, अमीर लोग थे, उनके बारे में बताया कि जो थर्ड स्टेट में मर्चेंट व्यापारी थे, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करने वाले उद्योगपति थे, या कोई भी प्रोफेशनल था, लॉयर वकील थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स मतलब जो प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति थे, मतलब सरकार से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे थर्ड स्टेट में, उन सब ने मिलकर क्या किया, एक ग्रुप बना लिया। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, वो सारे के सारे क्या थे, पढ़े लिखे थे। एंड बिलीव्ड दैट नाउ ग्रुप ऑफ इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, और उनकी सोच ये थी कि कोई भी बाय बर्थ जन्म से ही अधिकार लेकर नहीं आता, मतलब स्पेशली राइट्स नहीं लेकर आता जन्म से। रैदर अ पर्सन ऑफ सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन द इज मेरिट्स। उसने कहा कि लोगों की जो सामाजिक स्थिति है, सोशल पोजीशंस है, वो डिपेंड करती है उसकी मेरिट्स पे, मतलब कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। This idea envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity for all were put forward by the philosophers such as John Locke and Jean-Jacques रूसो। देखो अब इसमें क्लियर बताया है कि एक आइडिया दिया गया उस टाइम पर, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि सभी लोग सोसाइटी में फ्रीडम है, इक्वल लॉ है, सबके लिए कानून जो है वो इक्वल है। ये जो लॉ था, ये जो कानून था, ये सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज जो थी वो रूसो ने दी। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, राइट द नेम ऑफ फिलोसफर। तो लोकी एंड जीन जैके रूसो ये दोनों हमारे फिलोसफर हुए हैं। इन द टू ट्रेजी ऑफ गवर्नमेंट, ये नाम दिया हुआ है टू ट्रेजी ऑफ गवर्नमेंट में लोकी ने क्या किया, उन्होंने बताया कि एक डेमोक्रेटिक डिवाइन एंड एब्सोल्युटली राइट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए जिसके अंदर सभी तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो दी जानी चाहिए। अब उसमें फैसिलिटी से क्या मतलब था, डेमोक्रेटिक से। ऑफ द मार्च रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले रूसो ने ये आइडिया दिया कि समाज और लोगों के बीच में एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मीन्स उसके कहने का मतलब था कि देश के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मतलब पब्लिक के अकॉर्डिंग चुना हुआ एक पर्सन जो कि राज करे, ठीक है, सत्ता को संभाले, मीन्स डेमोक्रेसी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल किसने दिया, तो रूसो ने दिया। इन द सेपरेट ऑफ द लॉ मॉस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब देखो जो मॉस्क्यू उसने अपनी बुक में द सेपरेट ऑफ लॉ, जो कानून की आत्मा, एक बुक लिखी। उस बुक में उसने कहा कि जो हमारी सरकार है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, इन तीनों का मतलब आपको पता है, 6, 7 से 8 की बुक में आप पढ़ चुके हो कि जो लेजिस्लेटिव होती है ये क्या होती है, विधान पालिका होती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जुडिशरी क्या होती है, हमारी न्यायपालिका। द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट
द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। देखो ये जो मॉडल लाया गया कि जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग कर दी जाए, ये मॉडल यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। इसमें क्या था कि ये तब हुआ जब अमेरिका की हेल्प से, यूएसए की हेल्प से ब्रिटेन से 13 कॉलोनी को क्या करवाया गया, फ्रीडम दी गई। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स गारंटी इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अब ये अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो संविधान इन 13 जो कंट्रीज़ थी, जो फ्रीडम जिनको अभी अभी मिली थी, उन्होंने क्या किया, इसे इंडिविजुअल राइट्स के लिए यूज़ किया। तो फ्रांस के लोगों ने इसके बारे में स्टडी की कि किस तरह से जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कौन कौन से राइट्स लोगों को दिए हैं। The idea of these philosophers were discussed intensely in saloon and coffee houses। देखो अब लोगों के बीच में आइडियाज़ आ गया। आइडिया कैसे आया, जैसे कि फ्रांस के लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने देखा कि जो ब्रिटेन से आज़ाद हुए 13 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है और वहाँ पर डेमोक्रेसी आई है। तो फ्रांस के लोगों ने भी चाहा कि हमारे देश के अंदर क्या आए, डेमोक्रेसी आए। तो द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वर डिस्कस्ड। अब जो उनके आइडियाज़ थे वो सैलून पर क्या होता है, आप देखोगे किसी भी बार्बर की शॉप पर जाते हो तो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। कॉफ़ी हाउसेस पर कॉफ़ी पीने बैठते हैं तब भी लोग आपस में बात करते हैं। स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू द बुक्स एंड द न्यूज़पेपर पढ़ने पर भी हमें न्यूज़ पता चल जाती हैं, बुक्स पढ़ने पर भी पता चल जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें अभी कोरोना के बारे में कोई न्यूज़ चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलेगी, न्यूज़पेपर से। एवरीथिंग, किसी से भी बात करोगे तो सबसे पहले यही बात आती है। ठीक है, इस तरह से ही फ्रांस में सेम सिचुएशन थी कि किस तरह से डेमोक्रेसी को लाया जाए। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड लाउडली और ग्रो। अब जबकि न्यूज़पेपर और बुक्स को काफ़ी ज़ोर से पढ़ा जाता था, वो वॉल्यूम में इसलिए पढ़ा जाता था क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, वो भी न्यूज़ को सुन सकें। द न्यूज़ दैट लुई 16 planned to impose further tax to the able to meet the expensive एंड स्टेट जर्नल एंगर दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ। अब देखो जो पढ़े लिखे लोग थे वो इस चीज़ के लिए आगे आ रहे थे और दूसरी तरफ जो लुई 16 था वो क्या कर रहा था, वो प्लान कर रहा था कि किस तरह से टैक्सेस को और ज़्यादा जनरेट कर दिया जाए। जैसे ही उसने टैक्सेस को जनरेट किया तो जो लोग थे वो एंगर हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने दोबारा से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब देखो नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है आगे सोर्स ए में, ये आपको बैक का एक्सपीरियंस दिया हुआ है। इसके अंदर 2 एक्सपीरियंस है, मीन्स 2 पर्सन्स के अनुभव के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें ओनली सिर्फ जॉर्ज दंता के बारे में बताया है। उन्होंने ये बताया कि मैंने काफ़ी स्टडी की, मैं काफ़ी पढ़ा और मैंने काफ़ी वर्क भी किया, मेरे पास काफ़ी अनुभव भी था। बट क्या था कि वो एक नोबल फैमिली में थे। ठीक है, नोबल फैमिली में पैदा भी हो गए बट उनको कोई भी आगे प्रोसेस नहीं मिल पाई। क्यों प्रोसेस नहीं मिल पाई, क्योंकि वो एक राजघराने से नहीं थे। और जो ये सेकंड स्टोरी बताई हुई है, सेकंड एक्सपीरियंस है, वो ऑर्थर यंग का है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की। 1787 से लेके 1789 तक वो लगातार ट्रैवल करते रहे। उन्होंने जर्नी की और उस जर्नी के अंदर उन्होंने ये देखा कि किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी चीज़ कर, मतलब अपने बारे में तो सब कुछ करवा लेते हैं बट जब दूसरे की बारी आती है तो वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट रीडिंग टाइप का है तो आपके लिए क्लियर है। देखो अब इसमें एक्टिविटी दी हुई है, व्हाट मैसेज इज यंग ट्राइंग टू कन्वे हर की जितना आपने चैप्टर पढ़ा है इसमें क्या मैसेज दिया गया है। ठीक है, अब होम डज ही मीन व्हेन ही स्पीक्स ऑफ स्लेव्स, कि किस तरह से जो स्लेव जो दास थे वो किस तरह से काम करते थे। हु इज़ द क्रिटिसाइजिंग, उनकी आलोचना कौन करता था। ठीक है, व्हाट डेंजर डज द सेंस इन सिचुएशन इन 1787 में कौन सी ऐसी सिचुएशन आई जिसके बारे में बात की गई है।
द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। स्टूडेंट मे बी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और हिस्ट्री को आप जितना पोर्शन में पढ़ेंगे उतना जल्दी अंडरस्टैंड होगा, तो ये वाला पार्ट हम कल करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू स्टूडेंट।